जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेपाल में हुए हादसे के बारे में। किस तरीके से कुछ दिन पहले ही नेपाल की जो जनरेशन है, यूथ जनरेशन, जिसे जेन ज़ी जनरेशन भी कहते हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और नेपाल का ये हाल कर दिया। बाद में उन्होंने साफ सफाई भी की, लेकिन ऐसा हुआ क्या, उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। बांग्लादेश, म्यांमार के बाद आज नेपाल का ये हाल हुआ है। इन चीज़ों पर हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल में। मेरा नाम है शुभम और मैं भारत के बैल से दिल्ली में रहता हूँ। बंद लगाने के बाद आज से यहाँ जेन ज़ी रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है युवा सड़कों पर उतर आए हैं। ये जो सरकार के खिलाफ में यहाँ नाराबाजी कर रहे हैं, उनकी मांग है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जो है सोशल मीडिया पर बैन कर दी है। इसलिए आज से ये जेन ज़ी रेवोल्यूशन या जेन ज़ी प्रोटेस्ट शुरू किया गया है। जहाँ 4 सितंबर 2025 को नेपाल की सरकार ने 26 ऐसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया नेपाल में, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक्सेट्रा। ऐसे काफ़ी लिस्ट लंबी है। नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी ने एक डेडलाइन भी सेट किया था। रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन थी कि जुलाई अगस्त 2025 तक जितने भी ये मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले अंडर द डायरेक्टिव रेगुलेटिंग यूज ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है, डेडलाइन भी चली जाती है। और जो नेपाल की मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कंफर्म किया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। इसलिए नेपाल की जो मिनिस्ट्री है वो नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी एनटीए को ये इंस्ट्रक्ट करती है कि जितने भी अनऑथराइज्ड, अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है इन्हें बैन कर दिया जाए। और इस बात को कंफर्म किया है नेपाल के गजेंद्र कुमार ठाकुर जी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोक पर्सन है नेपाल के। लेकिन नेपाल के लोगों ने इसे एक सेंसरशिप के रूप में देखा, यानी कि जिसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट वहाँ की जो यूथ है, वहाँ की जो जनता है, उसकी आवाज़ दबा रही है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करके। क्योंकि इनके जरिए ही वो आज हम जिस तरीके से वर्ल्ड से कनेक्ट है इन सोशल मीडिया के ही बदले, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, आपका टेलीग्राम, ट्विटर, तो हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो जो वहाँ की यूथ है उन्हें लगता है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है नेपाल की, वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर रही है कि जो वहाँ की यूथ है वहाँ पे हो रहे करप्ट, वहाँ पे हो रहे जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है उसको वो बाहर लीक ना कर सके या दूसरे कंट्री तक बात ना पहुँच सके। ये यूथ वहाँ की सोच रही है, वहाँ की जनता सोच रही है। अगर हम बात करें नेपाल की यूथ के सामने जो इश्यूज थे, जैसे कि करप्शन, नेपोटिज्म, पॉलिटिकल एलाइट्स का अनफेयर एडवांटेज और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ते जाना, 20% से भी ज़्यादा बढ़ जाना और जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं होना, ये सब भी एक मेजर रीज़न थे अगर हम इसे पॉइंट 1 समझे तो। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, गवर्नमेंट का फेलियर होना, जहाँ गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किए थे कॉन्स्टिट्यूशंस में कि जो गवर्नमेंट का वर्क होगा उसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होगी और अकाउंटेबिलिटी होगी, जो कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ के यूथ के हिसाब से। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, जिसका मतलब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इन्फ्रिंजमेंट होना, मतलब जो वहाँ की यूथ है, वहाँ की युवा है, वहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रखना, साथ ही साथ स्पीच एक्सप्रेशंस पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाना। यूथ का प्रोटेस्ट वहाँ की स्टूडेंट और वहाँ की जनता ने संभाल लिया था। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, शांतिपूर्वक, लेकिन जल्द ही इन चीज़ों ने क्लैशेस का रूप ले लिया। प्रोटेस्टर ने काफ़ी रोड ब्लॉक कर दिए, साथ ही गवर्नमेंट की पॉलिटिकल बिल्डिंग एंड पॉलिटिशियंस के रेसिडेंट को भी जलाया और काफ़ी अन्य जगह भी जलाए। वहाँ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी ने डिफेंस में वाटर कैनन, रबर बुलेट एंड गैस टीयर का यूज़ किया डिफेंस के लिए। पहले बैन लगाया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फिर जब वहाँ की यूथ ने प्रोटेस्ट किया तो बैन को रिमूव कर दिया गया। साथ ही इन चीज़ों के साथ वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली जी, उनसे रिजाइन ले लिया गया और इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई सुशीला कार्की जी को, जो कि पहली फीमेल लीडर बनी नेपाल की। अब जब ये प्रोटेस्ट हुआ, जिससे रिजल्ट ये आया कि जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली जी, उनसे रिजाइन तो ले लिया, साथ ही इंटरिम गवर्नमेंट सुशीला कार्की जी को बना दिया। अब इन चीज़ों के साथ में हुआ क्या, 72 लोगों की जान गई और 2000 से ज़्यादा लोग काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए इस प्रोटेस्ट में। तो आप समझ सकते प्रोटेस्ट करने से होता क्या है। ये आपकी बातें तो पूरी होती है, माना कि आपने गवर्नमेंट को हटाया, रिज़ाइन करवाया, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, साथ ही इलेक्शन की डेट भी फिक्स कर दी गई 5 मार्च 2026 में। लेकिन जो साथ में लोगों की जान गई उसका क्या, जिसमें 72 लोगों की जान गई और ज़्यादातर वो युवाएं थे
क्योंकि ये जो लड़ाई थी वो यूथ की लड़ाई थी, जो जिनका कहना था कि गवर्नमेंट ने वहाँ की करप्ट किया है वहाँ के यूथ के साथ, वहाँ के लोगों के साथ। अगर हम बात करें ग्राउंड रियलिटी के बारे में तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे कि पहला है हेम चौधरी। हेम चौधरी एक नेपाली स्टूडेंट है जो MIT से पढ़ा है। उसने ये बताया कि जब वो अपने वेकेशंस में नेपाल गया हुआ था तो उसने वो देखा कि वहाँ की जो पॉलिटिशियंस है उसके बच्चे लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, फॉरेन में रह रहे, अच्छा खा रहे, अच्छा पी रहे, अच्छा कपड़े पहन रहे। और यही चीज़ का जो कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट होने लग रहा था वहाँ के नेपाल की यूथ के अंदर, कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके जो बच्चे हैं वो अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, उन पैसों का यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और जो यूथ है उनके लिए ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ना कोई जॉब जनरेट हो रहा है, ना कुछ उनके लिए आगे सोचा जा रहा है। तो ये एक पहला रीज़न हो सकता है जो ग्राउंड रियलिटी बताती है एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू हेम चौधरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सुमन पांडे। सुमन पांडे एक टूरिज्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। उन्होंने ये बताया कि नेपाल में गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर चल रहा है। जिस तरीके से म्यूजिक प्ले किया जाता है और चेयर को सेट किया जाता है इस तरफ फेस उस तरफ फेस करके, और जो पीपल्स होते हैं वो उसके राउंड एंड राउंड मतलब मूव कर रहे होते हैं कि जब तक म्यूजिक प्ले हो रहा है, और जैसे म्यूजिक स्टॉप होता है जो भी अपनी जगह देखता है वो बैठ जाता है, जो नहीं बैठ पाता है वो उस गेम से आउट हो जाता है। तो उनके हिसाब से ये कहना है कि ये जो राउंड एंड राउंड का गेम हो रहा है म्यूजिकल चेयर का, इसमें जो घूम भी रहे वो वहाँ के पॉलिटिशियंस घूम रहे हैं, वहाँ के यूथ को तो कहीं ना कहीं काउंट ही नहीं किया जाता है इन चीज़ों में कि अपॉर्चुनिटी उन्हें दिया जाए, सरकार या किसी भी चीज़ में अपॉर्चुनिटी दे। सिर्फ वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, उनके जो बच्चे हैं या जो उनकी फैमिली है, उन्हीं को ये चीज़ों में मौका मिल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर चल रहा है नेपाल में। प्रोटेस्ट के बाद वहाँ के यूथ ने एक एक्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, जहाँ उन्होंने प्रोटेस्ट में हुए जो भी नुकसान को रिपेयर करने की कोशिश की, जहाँ पे वॉल को पेंट किया, फुटपाथ को पेंट किया, और काफ़ी चीज़ें जो जल चुकी थी उस जगह को भी रिपेयर करने की कोशिश किया। जिससे ये समझ आता है कि जो उनका गुस्सा था सरकार के खिलाफ वो तो उन्होंने जाहिर किया प्रोटेस्ट करके, लेकिन साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट के प्रति उनका प्रेम है उसे भी उन्होंने दिखाया है कि हाँ, अगर हमने प्रोटेस्ट किया है और हमसे एनवायरनमेंट में चीज़ें गलत हुई है, जली है या टूटी फूटी है, तो उसको रिपेयर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये दिखाता है किस तरीके से वहाँ की यूथ रिस्पॉन्सिबल है अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए। ये सारी चीज़ें डुअलिटी को शो करती है, जहाँ उन्होंने प्रोटेस्ट के बाद अपना प्यार दिखाया, अपना लव दिखाया अपने एनवायरनमेंट के प्रति, चीज़ों को साफ सफाई करके। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं कवर नहीं होती है पब्लिक के सामने। जो कवर हुआ वो ये हुआ, जो हेडलाइन बनी कि नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, सरकार हटाई गई, वहाँ की गवर्नमेंट ने करप्ट किया, नेपाल के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जलाए, दंगे गए, जो भी चीज़ें चलती है नेगेटिव वे में चलती है। लेकिन ये नहीं दिखाया ज़्यादातर, ये नहीं कवर किया जाता है कि हाँ उसके बाद उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई, चीज़ों को साफ की। अगर उन्होंने कोई चीज़ जलाई है तो उसको साफ किया, वॉल को पेंट किया, क्लीन किया, अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जहाँ पहले गवर्नमेंट कंटेंट को रेगुलेट करती थी, अब वही गवर्नमेंट इन बड़े प्लेटफॉर्म के रजिस्ट्रेशन को एनफोर्स करती है। तो सवाल ये उठता है क्या यही मॉडल फ्यूचर में और भी कोई कंट्री अडॉप्ट करेगा? अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट की रूल एंड रेगुलेशन से कतराती है तो क्या इनके बिना डिजिटल कम्युनिकेशन सस्टेन नहीं हो पाएगा? ये जो फैसला है ये सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, ये दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक वार्निंग बेल की तरह है। तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आई होप आपने ये समझा होगा किस तरीके से नेपाल की यूथ ने अपनी आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया और वहाँ की सरकार बदली। जो उनका कहना था वहाँ की सरकार ने करप्ट किया, अब सरकार तो उन्होंने बदल ली। आगे देखते होता है क्या है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।